1905 का स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने बंगाल को एक कर दिया और अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यही आंदोलन जो एकता के लिए लड़ा गया, उसी ने अनजाने में 42 साल बाद बंगाल के दूसरे और हमेशा के लिए हुए बंटवारों की नींव डाल दी। ये कहानी है उस जमीन की जिसे आज़ादी की कीमत के तौर पर दो देशों में बांट दिया गया। ये कहानी उस अजीब विरोधाभास की है जहां एकता के लिए चली मशाल ने ही भविष्य में बंटवारे की आग को हवा दे दी। ये समझने की कहानी है कि कैसे एक जख्म भरने की कोशिश ने एक ऐसे घाव को जन्म दिया जो शायद आज तक पूरी तरह नहीं भर पाया है। इन 42 साल के सफर में बंगाल दो बार टूटा, पहली बार अंग्रेजों की चाल से और दूसरी बार आजादी की कीमत बनकर। 20वीं सदी की शुरुआत में अगर ब्रिटिश भारत एक शरीर था तो उसका दिल बंगाल ही था। यह सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि वो धड़कन थी जहां से पूरे देश में राष्ट्रवाद की चेतना फैल रही थी। कलकत्ता, आज का कोलकाता, सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। यहाँ पैसा था, व्यापार था और सबसे बढ़कर यहाँ नए नए विचार जन्म ले रहे थे। राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक बंगाल की मिट्टी ने एक ऐसे विचारक पैदा किए जिन्होंने भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया था। ये वो दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शुरुआती दिनों में थी और बंगाल उसके सबसे मजबूत नेताओं का गढ़ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता अपने भाषणों और याचिकाओं से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला रहे थे। अखबारों, साहित्य और सभाओं से राष्ट्रवाद की आग फैल रही थी और अंग्रेज ये सब देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर इस आग को नहीं बुझाया गया तो एक दिन ये पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। और इस आग का केंद्र था बंगाल। उन्हें इस एकता को तोड़ने का एक रास्ता निकालना था और वो रास्ता उन्हें अपनी सबसे पुरानी और आजमाई हुई नीति में मिला, फूट डालो और राज करो। 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन, एक काबिल प्रशासक लेकिन उससे भी बड़ा साम्राज्यवादी। कर्जन ने एक योजना सामने रखी। उसने कहा कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है, लगभग 1,89,000 वर्ग मील में फैला और करीब 8 करोड़ की आबादी वाला, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। कर्जन ने दलील दी कि इतने बड़े प्रांत पर एक जगह से शासन चलाना मुश्किल है, जिससे पूर्वी बंगाल के दूर दराज के इलाकों का विकास नहीं हो पा रहा। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती थी, एक भलाई का काम, एक प्रशासनिक सुधार। लेकिन इस सुधार के पर्दे के पीछे एक बहुत गहरी साजिश छिपी थी, जैसा कि बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने खुद माना। असली मकसद पूरी तरह से राजनीतिक था। सोचिए, एक ही घर के दो भाइयों को अलग कर दिया जाए, ये कहकर कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, लेकिन असलियत में मकसद दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना हो। कर्जन ठीक यही कर रहा था। उसकी योजना बंगाल के दो हिस्सों में तोड़ने की थी। पश्चिम बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, इसे एक हिंदू बहुल प्रांत बनाया गया। पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया जाना था, इसे एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, बंगाल की सबसे बड़ी ताकत, उसकी हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना, बंगाली बोलने वालों को अपने ही घर में अल्पसंख्यक बना देना, राष्ट्रवाद के केंद्र कलकत्ता की अहमियत को कम करना और पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को ये सपना दिखाना कि एक अलग प्रांत में उनका अपना राज होगा, उन्हें बेहतर नौकरियां और मौके मिलेंगे। ये एक ऐसा लालच था जिसे ब्रिटिश हुकूमत बड़े शातिर तरीके से परोस रही थी। 20 जुलाई 1905 को इस बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू करने की तारीख तय हुई। अंग्रेजों ने अपनी चाल तो चल दी थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ये चाल एक ऐसे तूफान को जन्म देगी जो पूरे भारत को अपने चपेट में ले लेगा। 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ, उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। कलकत्ता की सड़कों पर लोग नंगे पैर वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। घरों में चूल्हे नहीं जले, दुकानें बंद रही, लेकिन ये सिर्फ शोक नहीं था, ये एक संकल्प का दिन था, अपनी एकता और पहचान को बचाने का संकल्प। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर ये पैगाम दिया कि कोई भी लकीर उन्हें बांट नहीं सकती।
टैगोर ने इसी दौर में वो अमर गीत लिखा जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने का बंगाल। विभाजन की घोषणा के तुरंत बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई। स्वदेशी यानी अपने देश का संदेश सीधा था, हम अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करेंगे और सिर्फ अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते ये जन आंदोलन बन गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया और पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद चढ़ाने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक आर्थिक और सांस्कृतिक लड़ाई बन चुकी थी। लोगों ने आत्मनिर्भर बनने की राह पकड़ी, स्वदेशी साबुन की फैक्ट्रियां, कपड़ा मिलें, बैंक और बीमा कंपनियां खुलने लगी। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके पहले प्रिंसिपल बने अरविंदो घोष। यह आंदोलन बंगाल से निकलकर पूना, बंबई और मद्रास तक फैल गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिर्फ याचिकाएं देने वाली संस्था से बदलकर एक जन आंदोलन वाली पार्टी बनने की राह दिखाई। स्वदेशी आंदोलन ने साबित कर दिया कि अगर भारतीय एक हो जाएं, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य को भी चुनौती दे सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि बंगाल ने अपनी आत्मा को टूटने से बचा लिया है। लेकिन क्या हर चिंगारी सिर्फ रोशनी ही देती है, या कभी कभी वो अनजाने में ऐसी आग भी लगा देती है जिसे बुझाना नामुमकिन हो जाए? स्वदेशी आंदोलन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आंदोलन को आम लोगों से जोड़ने के लिए इसके नेताओं ने कई बार हिंदू प्रतीकों और धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया। गंगा में डुबकी लगाकर एकता की कस्में खाई गई। गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे त्योहारों को राष्ट्रवाद के प्रचार का माध्यम बनाया गया, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने किया। अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद को एक धर्म और भारत को भारत माता के रूप में दिखाया। इन तरीकों का मकसद लोगों को एकजुट करना था, पर इसका एक अनचाहा नतीजा निकला। भारत की मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन धार्मिक प्रतीकों से खुद को कटा हुआ महसूस करने लगा। इस्लाम की मान्यताओं के चलते वो ऐसी मूर्ति पूजा या व्यक्ति पूजा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को और हवा दी। एक तरफ राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जैसे मुस्लिम नेताओं को अपने पाले में कर रहे थे। उन्हें समझाया गया कि एक हिंदू बहुल कांग्रेस कभी उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकती। उन्हें सपना दिखाया गया कि नए मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल और असम में उनकी अपनी सत्ता होगी, उनका अपना भविष्य होगा। ब्रिटिश सरकार ने नवाब सलीमुल्लाह को बंटवारे का समर्थन करने के लिए भारी कर्जा भी दिया। इस पूरी सियासत का नतीजा 30 दिसंबर 1906 का ढाका में सामने आया, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका मकसद था भारत के मुसलमानों के राजनीतिक हकों की हिफाजत करना। जिस बंटवारे ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया था, उसी बंटवारे के माहौल ने मुस्लिम लीग को भी जन्म दे दिया। एक आंदोलन जो हिंदू मुस्लिम एकता के नारे से शुरू हुआ था, उसके चरम पर होते हुए भी दोनों समुदाय के बीच एक राजनीतिक खाई खोद चुका था। ये वो पहली दरार थी जो 42 साल बाद एक नासुर बन गई। स्वदेशी आंदोलन का दबाव और बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियां आखिरकार रंग लाई। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि बंगाल का बंटवारा एक बहुत बड़ी गलती थी। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने का ऐलान किया गया। बंगाल फिर से एक हो गया। राष्ट्रवादियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार भारतीयों ने अपने संगठित विरोध से ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया था। सड़कों पर जश्न मनाया गया, लेकिन शायद ये एक खोखली जीत थी, क्योंकि इसी ऐलान के साथ 2 और फैसले लिए गए जिन्होंने इस जीत का मजा किरकिरा कर दिया। पहला, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। ये बंगाल के गौरव और उसकी राजनीतिक अहमियत पर एक सीधा हमला था। दूसरा और ज्यादा खतरनाक फैसला था बंगाल का भाषा के आधार पर पुनर्गठन। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग नए प्रांत बना दिए गए। यानी जिस बंगाल को एक रखने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, वो अब भौगोलिक रूप से पहले से छोटा हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक था। 1905 के विभाजन ने सांप्रदायिक राजनीति का जो बीज बोया था, वो अब एक पौधा बन चुका था। मुस्लिम लीग एक हकीकत थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था कर दी गई।
इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। ये वो राजनीतिक जहर था जिसने भारत के समाज में बंटवारे की बीमारी हमेशा के लिए डाल दी। 1911 में बंगाल का जमीनी विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन दिलों और दिमागों में जो बंटवारे की लकीर खींच दी गई थी वो और भी गहरी होती चली गई। अगले 30 साल इसी राजनीतिक अलगाव के बढ़ने की कहानी है। मुस्लिम लीग, जो कभी कुछ अमीर मुसलमानों का समूह थी, धीरे धीरे एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की मांग ने जोर पकड़ा। इस सिद्धांत के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र थे जो एक साथ नहीं रह सकते थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। जो दरार 1905 में दिखनी शुरू हुई थी वो अब एक ऐसी खाई बन चुकी थी जिसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। 1946 आते आते हालात बेकाबू हो गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है। हजारों हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक दंगों में मारे गए, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। कलकत्ता की गलियां लाशों से पट गई। हिंसा की ये आग जल्द ही नोआखली, पूर्वी बंगाल और बिहार तक फैल गई। जिस बंगाल ने कभी एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता की मिसाल दी थी, वही बंगाल अब एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया था। इन दंगों ने जैसे ये साबित कर दिया था कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है। 1947 में जब भारत की आज़ादी का फैसला हुआ तो साथ ही देश के बंटवारों का भी फैसला हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे जिनका मजहब के आधार पर बंटवारा होना था। एक अंग्रेज वकील सिरिल रेडक्लिफ, जिसे भारत की ज़मीनी हकीकत का कोई अंदाज़ा नहीं था, उसे कुछ ही हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचने का काम सौंपा गया। इस बार फैसला बंगाल के लोगों पर छोड़ा गया। बंगाल विधानसभा में वोटिंग हुई। पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ रहने के लिए वोट दिया और पूर्वी बंगाल के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। जो बंटवारा 1905 में अंग्रेजों ने जबरदस्ती थोपा था, 1947 में वही बंटवारा बंगाल के अपने ही नुमाइंदों ने मान लिया। 1905 में बोया गया बीज 1947 में एक कड़वा फल बन चुका था। 14 और 15 अगस्त 1947 की रात जब भारत आजाद हुआ, तब बंगाल दूसरी बार और इस बार हमेशा के लिए टूट गया। पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बना और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का एक प्रांत बना, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो बाद में 1971 में आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। यह बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के दिलों, घरों और परिवारों के बीच खींची गई तलवार थी। रातों रात लाखों लोग अपने ही घरों में विदेशी बन गए। पूर्वी बंगाल से लाखों हिंदू और सिख अपना सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल और भारत के दूसरे हिस्से में आने लगे और पश्चिम बंगाल से कई मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान जाने लगे। इस विस्थापना के दौरान जो हिंसा बर्बरता हुई उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ट्रेनें लाशों से भर भर कर आती थी, परिवार बिछड़ गए, जिंदगियां तबाह हो गई। आज़ादी की सुबह बंगाल के लिए मातम और विस्थापना का दर्द लेकर आई। अगर आपको इस कहानी में इतिहास की वो सच्चाई दिखी जो किताबों में अक्सर दब जाती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हिसाब से 1905 की कौन सी एक घटना 1947 के विभाजन का सबसे बड़ा कारण बनी? क्या वो करजन की नीति थी, स्वदेशी आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल था, या फिर मुस्लिम लीग का बनना? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। 42 साल के अंदर बंगाल दो बार टूटा। 1905 का विभाजन एक राजनीतिक साजिश थी जिसे लोगों ने अपनी एकता से नाकाम तो कर दिया, लेकिन उस लड़ाई के दौरान अनजाने में सांप्रदायिकता की जो चिंगारी भड़की, उसने 1947 में पूरे बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया। स्वदेशी आंदोलन ने हमें सिखाया कि एकजुट होकर हम बड़े से बड़े साम्राज्य को झुका सकते हैं, लेकिन 1947 के बंटवारे ने हमें यह दर्दनाक सबक भी दिया कि जब एकता में मजहब का जहर घोल दिया जाए तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। बंगाल की एक कहानी आज भी हमें चेतावनी देती है। ये सिखाती है कि राजनीतिक फायदे के लिए बोए गए नफरत के बीज
दशकों बाद भी एक पूरी सभ्यता को अपनी फसल काटने पर मजबूर कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इतिहास से सबक लेना सीख पाए हैं, या आज भी धर्म और पहचान के नाम पर खींची जा रही लकीरें भविष्य के किसी और बंटवारे की नींव तो नहीं रख रही है।